हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर्स में लाइक एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको इन शॉर्ट थोड़ी बहुत टर्म्स इसके बारे में बताई थी। अब आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो चीज़ें कवर करनी है, ये बड़ा ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्लस इसमें हम बेसिक से लेके लास्ट तक चलेंगे। लाइक इसमें हमें जो कवर करना है, सबसे पहले मैं बात करूंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लेके, देन ऑर्बिटल डायग्राम्स को लेके, फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की हम बात करेंगे, देन हम प्रोसीड करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरफ, आयनिक बॉन्ड्स की तरफ, यानी कि प्रॉपर बॉन्डिंग हमें पढ़ना है। आफ्टर दैट हम लोग आगे इसमें कवर करना चाहेंगे नेक्स्ट में VBT, MOT एंड सो ऑन। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो लेट्स बिगिन। बेसिक्स के अंदर सबसे पहले, अब आपको पहली चीज तो पीरियोडिक टेबल तो अच्छे से याद हो ही गई है, इवन आपको पता भी है। मैं उसमें आपसे कहना चाहूंगी, पीरियोडिक टेबल में जब हम एलिमेंटेशन की बात कर रहे थे, लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड सो ऑन, यही हमने सारे डिस्कस किए थे। वहां आपने देखा था किसी भी सिंबल को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, लाइक एक एलिमेंट में उठाती हूं कोई भी, तो आपने कहा था कि बीच में जो एलिमेंट लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की ही यहां पर आपसे बात करती हूं, जिसकी क्या है, अभी तक पीरियोडिक टेबल में कोई प्लेस डिसाइडेड ही नहीं है। अब मैंने कहा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जो है इसका सिंबल है H से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूं, उसका केमिकल सिंबल। सो फर्स्ट बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट के लिए जो हम X से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है केमिकल सिंबल उसका। क्लियर? आफ्टर दैट उसके लेफ्ट हैंड साइड अपर पोर्शन में जो लिखा जाता है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं A से इन अ न्यूमेरिक फॉर्म ऑल्सो, उसको कहा जाता है एटॉमिक मास। What I said I repeated again, उसको कहा जाता है एटॉमिक मास। और जो आप लोअर टर्म्स में डिफाइन करते हैं, जो Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। अब लीजिए, हाइड्रोजन के केस में ही अगर मैं बात करूं, तो आपको याद आ गया होगा कि आपने एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया था 1 ही होता है, और एटॉमिक मास इसका कितना था, लाइक 1.0082 AMU, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, अब ये जो मास था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे बेसिक आपको पता होना चाहिए कि केमिकल सिंबल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से अपन इस चीज को डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ क्या था, ये X, आई होप आपको याद आ गया होगा, जिसको आपने कहा था केमिकल सिंबल। क्लियर? चलिए, अब इस केमिकल सिंबल और इसका नेमिंग क्या है, दैट इज कार्बन। मैंने इसको रिप्रेजेंट किया यहां C के साथ। अब यहां आपने कहा कि ये जो टर्म है, इसको आप कहते हैं Z, दैट इज उसका एटॉमिक नंबर। तो आपको क्लियर हो गया क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर यहां पर क्या है, दैट इज 6। ठीक है, आप काउंट भी कर लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। C, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। सो आई थिंक इट 6 पे ही आता है। हाँ जी, यहां आपने ऊपर की तरफ जो रिप्रेजेंट किया था, जिसको आप डिनोट कर रहे थे किससे, A से, क्या कहा था आपने उसको, एटॉमिक मास। तो आपने कहा कि नियर अबाउट इसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है, C। अब आप यहां पर आपको जो नेक्स्ट प्रोसीड करना है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब मैंने आपसे कहा किसी भी एलिमेंटेशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, ये चीज याद रखनी है। व्हाट आई सेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। इसके बाद आपने कहा यहां पर Z, दैट इज द एटॉमिक नंबर फॉर कार्बन, यहां पर 6 है। सो क्या मैं ये कह सकती हूं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ जी, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही कहा आपने। ठीक है, अब क्या मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लूं, जी। चलिए, आपने कहा एटॉमिक नंबर है 6, तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, हमने पढ़ा था और आपको याद होगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे। हमने 4 तरीके का ऑर्बिटल्स की आपसे बात की थी, दैट इज S, P, D एंड F। आई होप सबको याद हो गए होंगे। तो यहां सबसे पहले जो आपने फिलिंग किया था वो किस में किया था, S ऑर्बिटल में। फिर आप प्रोसीड करते हैं P, D एंड सो ऑन। सो यहां मैं सबसे पहले फिलिंग की बात करूं तो मुझे दिख रहा है इसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो पहले मैं कौन सा ऑर्बिटल फिल करूंगी, आई थिंक S भी कौन सा, हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 1s।
अब आपको ये भी पता होना चाहिए एंड आई होप याद होगा कि s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। p के अंदर जब मैंने बताया था तो p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। d में आपको याद होगा, d के लिए मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां आप फिल कर सकते हैं 10 एंड इन द केस ऑफ f दे आर 14। क्लियर? चलिए अब आप यहां पर कहा क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। चलिए फिल करते हैं, दैट इज 1s2। अभी भी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। मैं नेक्स्ट प्रोसीड कहां से करूंगी, क्योंकि 1s ऑर्बिटल के बाद 1p कभी नहीं आता। आपको पता है आप किसकी तरफ मूव करते हैं, 2 की तरफ। देन 2s। अब क्योंकि फिर से इन्होंने यहां पर s मेंशन किया है तो आपको पता है यहां भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2। अभी भी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। चलिए अब 2s के बाद आप नेक्स्ट किसकी तरफ प्रोसीड करेंगे, p की तरफ। 2p की मैं यहां बात करती हूं। जैसे ही आपने यहां पर लिखा 2p तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, आप 2। तो आप यानी कि यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? क्योंकि हमें फिल करने हैं एज पर द एटॉमिक नंबर जो हमें गिवन है, नॉट लाइक कि अपनी मर्जी से कि अभी इसके पास तो अभी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं ना p में। हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे एलिमेंट की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, तो हमें उतने ही फिल करने हैं जितना अपना एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। सो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p2, फाइन, यहाँ आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पता होनी चाहिए कि जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मींस व्हाट, दीज 2s2 2p2, इनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यू कैन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आप इनको किस में यूज करते हैं, बॉन्डिंग में। यानी कि जब आप बॉन्डिंग कराते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा तो लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्डिंग। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट मैं प्रोसीड कर रही हूं, एक बार आप इसको देख लीजिए। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग करेंगे। अब याद आ गया होगा ऑफ वर्क प्रिंसिपल। पहली चीज तो ऑफ वर्क प्रिंसिपल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं अप टू द नंबर l। अब आपको पता है कि n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर। तो आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से करनी है, देखिए सबसे पहले किस में फिल करेंगे, 1s में। देन आप मूव करेंगे 2 की तरफ। आई थिंक आपको ये एरोज दिख रहे हैं। आप सबसे पहले 1s, फिर आपने यहां से प्रोसीड किया 2 की तरफ। 2s से आप जाएंगे 2p की तरफ। क्या कह रही हूं मैं, 1s 2s 2p, फिर आप मूव करेंगे 3s 3p। अब मुझे एक चीज बताओ, जो एक चीज जनरेट होगी वो यही होनी है कि 3p के बाद आप 3d की तरफ मूव नहीं करेंगे, पहले आप फिल करेंगे 4s को। यही एक चीज मुझे बतानी है, फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे 3d की तरफ। तो ये देखिए आपने पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर आपने मूव किया 2s की तरफ, 2s से आपने फर्दर प्रोसीड किया 2p, देन 3s, then next you come to 3p, then after not up to 3d आपने कहा प्रोसीड किया है 4s की तरफ। 4s के बाद आप फिलिंग करेंगे किसमें, 3d के अंदर। क्लियर है? 4s के बाद आप फिलिंग करेंगे 3d के अंदर, फिर आप मूव करेंगे किसकी तरफ, 4p की तरफ, 4p की तरफ, देन 5s, सॉरी इसको मैं यहीं लिखती हूं जिससे आपको समझ में। 3d के बाद क्या फिल करेंगे, 3d देन 4s 4p, फिर आप मूव करेंगे 5s, ये देखिए सेम वही प्रोसेस, देन 4d 5p 6s, देन f d 6p 7s, 5f 6d 7p एंड 8s। हम यहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं है, हमारा काम तो d एलिमेंट्स तक ही हो जाता है जहाँ तक कि हमने हमारे सिलेबस पार्ट में है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फिलिंग कैसे होती है। सो यहाँ से ये बात चीज़ क्लियर हुई आपको कि आपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए हैं। लाइक यहाँ आप कहते हैं n+l, ये आपका प्रोसीडिंग चलता है।
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरीके से आप इनको फिल कर लेते हैं। सो ये फॉर्मुलेशन समझ में आ गई कि आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के दौरान आपको याद रखना है कि आपको शेल कैसे फिल करने हैं, ऑर्बिटल कैसे फिल करने हैं। फर्स्ट 1s 2s 2p, फिर आपने मूव किया 3s 3p। याद कहाँ रखना है, 4s को पहले फिल किया जाएगा 3d से। सेम आगे नेक्स्ट मूव करेंगे 5s देन 4d। इसी तरीके से आप आगे फर्दर फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, एकदम जीरो से। चलिए नेक्स्ट, अब एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। अभी आपने पढ़ तो लिया पूरा फ्लो, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए। चलो, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ कितने एलिमेंट्स की, 1 to 10 एलिमेंट्स। यानी यहाँ 1 to 10 एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि मैंने कोई भी 10 एलिमेंट नहीं उठा लिए हैं, मैंने बात की है जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 10 तक वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन। बताइए मुझे कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। एज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड ऑल्सो, इट इज 1। तो चलो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, क्या होगा 1s1। सबको पता है एक ही तो इलेक्ट्रॉन है भाई, दो कैसे भर दोगे, फुलफिल कब करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही भरने हैं हमें। नेक्स्ट मूव करते हैं 2 की तरफ, यानी कि हीलियम। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 1s2। थर्ड क्या है इसके पास, लिथियम, और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 3। चलो तो पहले आपने भर दिया 1s2, अभी लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो कहां प्रोसीड करना है, 2s की तरफ, 2s1। बेरिलियम, अब इसके पास 4 हैं, तो मुझे बताओ कैसे फिल करोगे, 1s2 और 2s2। ऐसे ही मैं बात करूं बोरोन की, चलो 1s2 2s2। अब यहां पर कितने फिल हो गए, 2 और 2 4, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब वो इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, s के बाद p में, 2p1। क्लियर है यहां तक। चलो ऐसे ही तुम कार्बन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट कार्बन के लिए आपने लिखा 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर अब 7, तो काउंट कर लो 3 + 2 5 + 2 7। नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए बताइए आप मुझे क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, किस तरीके से आप फिलिंग करेंगे, 1s2 2s2 2p4। तो देखो बात समझ में आई। एक तो ये, चलो क्लियर हुआ कि हमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल करने हैं, बिल्कुल समझ में आई। आई होप तुमने मेरे से पहले कर लिया होगा अपनी नोटबुक्स में, इतने तो अब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए एंड आई लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या मैंने यही लिखी है वहाँ पर, मैच कर लो 1s1 1s2 1s2 2s1 1s2 2s2। बात समझ में आ गई। सी यहाँ तक क्लियर है। अभी मैंने बात की है एलिमेंट 1 to 10, एलिमेंट 1 to 10 तक ही मैंने बात की है, यानी कि हाइड्रोजन से लेके कहां तक, नियॉन तक। नाम पता ही है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, चलिए अब लिख देती हूं, आई होप तुम्हें याद ही होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, this is carbon, nitrogen, oxygen, ये तो सबको याद है, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन क्या है, इनर्ट गैस है क्या, नोबल गैस कहलाती है क्या नियॉन, हाँ जी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है, कहाँ से कहाँ तक, 11 से 20 एलिमेंट्स की करो फिल। चलो फटाफट। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, एटॉमिक नंबर कितना है 11। अब हमें ये फिल करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर सोडियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो नियॉन देखो कितना था, 10 इलेक्ट्रॉन
फिल कर रहा है कंप्लीटली 1s2 2s2 2p6, यानी कि यहाँ तक कंप्लीट है, शेल फुलफिल्ड है ये है। तो देखिए अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट 10 तक। अब हम नेक्स्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने वाले हैं? फ्रॉम द एलिमेंट्स 11 to 20। चलें, लास्ट 10 तक अभी आप लिखना सीख गए हैं। अब हमें आगे क्या करना है? तो देखिए लास्ट तक आपको ये याद होगा कि हमने नियॉन तक कंप्लीट कर ली थी कॉन्फ़िगरेशन, होपफुली याद होगा। और जब नियॉन की बात हो रही है तो मैंने कहा था यहाँ ये फुलफिल हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई। अब मैं जब प्रोसीड कर रही हूं तो बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब हम लिखने जा रहे हैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 11। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि पहले मैं एक फुलफिल्ड वाले को रख लेती हूं, दैट इज नियॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहां पर? 10। ठीक है, ये हमें शो नहीं करना है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। आपने कहा नियॉन के हो गए 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं सोडियम के पास? यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन बचा है। तो क्या मैं यहां पर इसको सिंपली लिख सकती हूं 3s1? बिल्कुल लिख सकती हूं, क्योंकि हम जब लास्ट बात कर रहे थे अप टू द 10th एलिमेंट तो हमने 2p6 तक कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि 2p6 के बाद जब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम कहां जाएंगे? 3s ऑर्बिटल की तरफ। तो आपने 3s वाला फिल कर लिया। ऐसे ही हम मैग्नीशियम के केस में लिखते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12। तो क्या यहां पर फिर से नियॉन तो 10 बैलेंस कर लेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे मैग्नीशियम के पास? 2 और। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? 3s2। कोई दिक्कत होपफुली नहीं होगी। चलो अब इसके बाद एल्यूमिनियम का लिखते हैं। आपने कहा ये लीजिए नियॉन, मैम 10। अब कितने बचे हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन्स? मुझे बताइए 3s2, और s में याद है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आ सकते हैं। तो 12 तक तो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट कहां प्रोसीड करेंगे? s के बाद p में। किसके? थर्ड शेल के। तो आप कहेंगे 3s2 3p1। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे वाला फिल कीजिए। चलिए मेरे साथ साथ आप भी लिखिए, मैं देखती हूं आप में और मेरे में कितना करेक्शन आता है। 3s2 3p2। अब तो हम लिखना सीख ही गए हैं, हमें दिक्कत नहीं होगी। 15 के केस में क्या हो जाएगा? नियॉन 3s2 3p3। लिख लिया यहां तक? होपफुली सबके सिमिलर होने चाहिए और गलत तो होंगे ही नहीं। अब इसके बाद सल्फर पर प्रोसीड करते हैं। तो नियॉन 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं? अभी 6 और बचे हैं, और यहां 3 तक आपने फिल कर लिया। 3s2 3p4। कोई दिक्कत? फिर आगे आपने कहा क्लोरीन, नियॉन 3s2 3p5। अब आर्गन के केस में नियॉन 3s2 3p6। यहां तक आपने कोई भी परेशानी नहीं आनी, आपने सीधा सीधा फिल कर दिया। आर्गन के बाद अब सुनिए मेरी बात। यहां तक आप कर रहे थे कि पहले इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हो गए, अब हमारे पास कोई वैकेंट शेल तो रहा नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप पोटेशियम और कैल्शियम के केस में, तो याद रखना है मैंने हमेशा आपको बताया। अब यहां तक फिलिंग हो गई तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक हो जाएगा कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट शेल में हमें मूव कराना है वो किधर कराना है? 3p के बाद 3d में नहीं। यही याद रखना है, याद आ जाना चाहिए। जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन रूल बताया था पूरा फॉलो करके, इस तरीके से एक चैन स्ट्रक्चर बताया था, सारे शेल्स बताए थे 1 2 3 5 सारे की सारे, कि 1s 2s 3s, और फिर हम कैसे मूव करते हैं। और वहां मैंने आपको कहा था कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3d में नहीं जाएगा, पहले फिल होगा 4s के अंदर। यही चीज याद रखनी है। तो यहां आप कैसे फिल करेंगे? अब क्या मैं यहां पर आर्गन को ले लूं, क्योंकि यहां तक हमारा फुलफिल्ड हो गया, तो क्या यहां से मैं आर्गन ले सकती हूं कॉन्फ़िगरेशन में? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। आपने कहा आर्गन, अब आर्गन के इलेक्ट्रॉन्स हुए तो कितने बैलेंस हो गए? 18 हो गए। कितने और बचे हैं? एक और बचा है। तो पहले आप लिखेंगे 3d0 4s1, क्योंकि हम पहले 4s फिल करेंगे, 4p फिल करेंगे, देन आफ्टर हम 3d की तरफ मूव करेंगे। और ऐसे ही सेम आप कैल्शियम के लिए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? आर्गन 18 ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, 3d0 4s2। होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहां तक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, और आप सबने इसको बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। बस क्या याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रॉन फुलफिल हुआ, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई, आप वहां से आपने अब यहां आर्गन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, जब तक हाफ फिल्ड चल रहा था हम उसको कंप्लीट कर रहे थे शेल्स को, और कॉन्फ़िगरेशन लिखना अभी हम सीख रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम फिलिंग सीखेंगे, तब मैं बताऊंगी आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज करते हैं वहां पर फिलिंग में। ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द एंड बॉन्डिंग में, इसलिए सबसे ज्यादा जो काम आने वाले हैं वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आना चाहिए।
हर तरीके से, एक तो उनका एक्चुअल और एक प्रिडिक्टेबल, तो हमने दोनों तरीके से लिखना सीख लिया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यही कॉन्फ़िगरेशंस आपको मैंने सिंपल फॉर्म में भी लिख के दी हैं, एक्चुअल फॉर्म जो आप कहते हैं। तो ये देख लीजिए 11 कहा आपने सोडियम के केस में 1:2, 2:2, 2p6, 3s1 हो रहे हैं कंप्लीट 11, बिल्कुल काउंट कर लीजिए 2 and 2 4 + 6 10 + 1 11। सेम इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, यही आपने किया था 3s2, s फुल हो गया, कहाँ जाओगे? p की तरफ। एल्यूमिनियम में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 3s2 के बाद 3p1, देन 3s2 3p2, सिलिकॉन, फास्फोरस 3s2 3p3, सल्फर 3s2 3p4। यहां हम इन सबको क्या कह रहे थे? नियॉन। इन सबके रिस्पेक्ट में हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशंस थी हमने किससे सैम्पल कर दी थी? नियॉन के साथ। और मैंने आपसे क्या कहा था अभी? कैल्शियम और पोटेशियम के आते ही आप किसको लेना काउंट कर देंगे? आर्गन को, क्योंकि यहां आके आप क्या हो जाएंगे? फुलफिल। कॉन्फ़िगरेशन हो गई फिल। आप यहां से किसको ले लेते हैं? दोनों के केस में आर्गन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देन 3p6 4s1, 3p6 4s2। आपको यहाँ पर काउंट कौन सा होगा? वैलेंस शेल की अगर आप बात करेंगे तो 4s1 एंड 4s2। 3d0 हमने शो नहीं किया, शो करना चाहो जब वैसे लिखते हैं तो हम शो भी कर देते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप? 21 से 30 के लिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ देखो, यहाँ कैल्शियम तक आपकी हाफ फिल्ड है, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन 3p6 4s2 के केस में आप चल रहे हैं। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर आप क्या आर्गन से ही लिखना शुरू करोगे? क्योंकि आर्गन क्या है? फुल्ली फिल्ड है। अब सबसे पहले आपने लिख लिया आर्गन, यानी कि 21, यानी कि 18 तो ये हो गए। अभी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हैं? कितने बचे हैं? 3, 18 के बाद 19, 20, 21। तो मुझे ये समझाओ, अभी आपको मैंने 20 तक की लिख के दी, 21 में मैं पूछ रही हूँ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन में नेक्स्ट आप किसको फिल करोगे? फटाफट से मुझे बताओ। मैंने आपको क्या कहा? पहले हम किसको भर रहे हैं? 4s को। तो चलो पहले मैंने यहाँ लिख दिया 3d, लेकिन पहले मुझे भरना है 4s। हमें क्या करना है बेटा? ये याद रखना है कि d ब्लॉक के आते ही ना आपको पहले बाहर भर के आने होते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर आप अंदर मूव करते हैं। तो आपने यहाँ पर कहा 4s, मैंने 2 फिल किए, इसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन अभी बच रहा है, 18 और 2 20, एक बच रहा है, तो आपने कहा 3d1। आ गया लिखना। टाइटेनियम की बताओ, सेम आर्गन 3d। अब पहले मैं फिर से बाहर वाले भर लूँ, 4s2 कंप्लीट हो गया, ये हो गया 3d2। ठीक। वेनेडियम आर्गन 3d 4s2 3। ठीक है। अब क्रोमियम याद रखो, क्रोमियम में कितने हैं? 24, और क्या दे रखा है? आर्गन, यानी कि 18 तो यहाँ तक फुलफिल हो गए। इसके बाद आपने ये भी फिल कर लिया कि मैंने कहा आपको 4s2 की तरफ आपको मूव करना है। तो यहाँ एक चीज़ अब याद रखनी है कि आपको जब आप 4s में फिल करोगे, ये है एक्सेप्शन 2। समझ रहे हो? जो चीज़ मैं जैसे बता रही हूँ ना, एग्जैक्टली वैसे ही नोट डाउन करते जाओ, याद रखो दिमाग में। ये क्या है? एक्सेप्शन केस है कि क्रोमियम के केस में आप जब फिलिंग कर रहे हैं तो आपको याद रखना है, पहले आप क्या कर रहे हो? 4s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले आप फिल करोगे d के अंदर। कितने? 5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24। 18 तो आर्गन तक हो गए, उसके बाद आपने d की तरफ मूव किया और s में कितना आएगा? 1 आएगा। सेम यहाँ 25 कितने फिल करोगे? मुझे जल्दी से बताओ। यहाँ आप करोगे 3d 5 4s2। चलो एक बार देख लो, फटाफट याद रखो। बात समझ में आई क्या कह रही हूँ मैं? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आयरन की तरफ मूव कर रहे हो, निकल, यानी कि आप कैसे मूव करोगे? आर्गन, थोड़ा सा इसको थिन करते हैं। चलो आपने फिल किया आर्गन 3d 6 4s2, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि d के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? 10। आ गया निकल, यहाँ आपने भरा 3d 8 4s2। अब देखो फिर से 2 चीज़ें,
इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं, कॉपर और जिंक। तो ठीक है, आर्गन लिख दिया दोनों के लिए मैंने। अब मुझे बताओ नेक्स्ट शेल में कैसे फिल करोगे, कैसे फिल किया जाएगा, जल्दी बताओ। ये 2 कॉज मैंने तुम्हें बताए थे, अभी बताए थे। इसके बाद तुम्हें इन 2 कॉज में देखना है, तो बेटा याद रखना है कि आप फिर से सेम चीज़ कर रहे हैं, 3d10 4s1, 3d10 4s2। अब आप कहेंगे कि मैम आपने ऐसे क्यों नहीं किया कि यहाँ तक आपने 9 वाला फिल किया फिर आपने ये फिल किया। तो यही चीज़ याद रखनी है, देयर इज़ एन एक्सेप्शन अगेन इन दिस पार्ट, कि आपको पहले क्या करना है, डी फुलफिल करना है, उसके बाद आप एस की तरफ मूव करेंगे। तो ये 4 जो हैं, ये क्रोमियम एंड मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक, यहां तक बात समझ में आई। किन 4 की बात कर रही हूं मैं, इन चारों की। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब इन्हीं को देखो, लिखी हुई भी मैं दिखा देती हूँ आपके लिए, मैंने मेंशन करके दी है। सी, वही चीज़ एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको बताया। As I marked important, that means it is really very important. कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, सब याद होता जाना है। ठीक है, चलो यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, यानी कि 21 से 30 के अंदर मैंने बात की है। तो आपने कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स को कवर कर लिया, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, चलो क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये रही कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो चीज़ याद रखनी है, मैंने तुम लोगों को ये कहा कि ये और ये एक्सेप्शन है, ये देखो रीज़न, कारण क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाफ एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, कि ये हाफ और फुलफिल्ड भी होते हुए भी यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, याद रखना है। अगेन आई सेड बच्चा, सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कॉन्फ़िगरेशन तक का पार्ट हमने यहाँ पर कवर कर लिया। नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम बॉन्डिंग की तरफ। क्या कह रही हूँ मैं, बॉन्डिंग। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग एग्जैक्टली है क्या? क्या मैं आपसे ये कहूँ कि इट्स सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स? हाँ जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर is called what? Chemical bond. क्या है ये? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, लाइक मैं कहूँ अगर आपको कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब इन दोनों को बनाना है आपस में बॉन्ड, तो इनके बीच में क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। और शेयरिंग कब होगी? जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के और क्लोज आएंगे और साथ में मिलके ये क्या करेंगे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, जिस बॉन्ड को आप कह रहे हैं यहाँ पर क्या, केमिकल बॉन्ड। क्लियर? चले नेक्स्ट। अब ये देखो क्या है, अब मैंने ले लिया एक मॉलिक्यूल है कोई Na और दूसरा मॉलिक्यूल Nb, ये है इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन। N इज फॉर न्यूक्लियस, E इज फॉर इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर इसके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सो आप कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। और आपने केमिकल बॉन्ड को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? पहले तो आपने सिंपल टर्म्स में कहा कि इट्स सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू बाइंड अ मॉलिक्यूल और अ एटम बाय अ केमिकल बॉन्ड। दूसरी चीज आपने ये कहा कि जब एक एटम का न्यूक्लियस ये
एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब वो खींच किसकी वजह से रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। समझ गए? तो आपने कहा यहां पर एक तरीके का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, किस वजह से? जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और इन दोनों के बीच में एक क्लोज अपीयरेंस आएगा और ये मिक्सिंग करके क्या बनाएंगे? एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये अटैच हो जाएंगे, जिसको आपने कहा है फेनोमेनन केमिकल बॉन्डिंग। चले, याद रखना है, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम with electron of other atom, very important। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें यहां पर पढ़ने हैं केमिकल बॉन्डिंग, सिंपल टर्म आपने जान लिया। अब यहां पे आपको दो तरीके के बॉन्ड्स की बात और मैं करूंगी, दोबारा कह रही हूं, दो तरीके के बॉन्ड्स। अब वो बॉन्ड्स कौन कौन से हैं? एक तो आयनिक बॉन्ड है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड आपको पता है, अपन पढ़ चुके हैं कि जिस बॉन्ड के अंदर क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। बस इतनी सी बात अगर आपको याद रह जाती है तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि आयनिक बॉन्ड कब बनाएगा? जब वो अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा दूसरे एटम को, और वहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दोनों एटम्स के बीच में, उसको आप कहेंगे आयनिक बॉन्ड। समझ आई बात क्या कह रही हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया ए। अब इस ए को इसने अपने सारे की सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए, तो क्या ये ऐसे होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसे होगा। इसने कहा कि इसने अपने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया है इलेक्ट्रॉन्स का, और इसने बना लिया यहां पर ए प्लस। कंप्लीट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एज अ डॉट। तो उस दौरान जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है, और अगर आपको इसको इजी वे में समझाऊं तो मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए, और इसके पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर ये क्या करता है? अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है। दो ही है, यानी कि कंप्लीट सेट को ये ट्रांसफर कर रहा है। तो इसने यहां पर बना लिया क्या? एक ऑर्बिटल, जिसके पास क्या है? ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए शॉर्ट टर्म। अब इस दौरान आपने ये चीज़ देखी कि ये जो ए था, इसने इसके साथ में जब बॉन्ड बनाया तो इसने कंप्लीट फॉर्मेशन किया है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं। और एक सिंपल भाषा में बताऊं तो आपने कहा मेरे पास हैं 10 रुपये, मेरे सामने वाले दोस्त के पास नहीं है एक भी पैसा, लेकिन अभी उसे प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट है उन 10 रुपयों की, और मैंने यहाँ पर कहा चल भाई ले ले, क्योंकि अभी मेरे कोई काम नहीं आ रहे हैं। मैंने उसको क्या किया? ये नहीं कहा 5 रुपये दे दिए, 7 दे दिए, 8 दे दिए, मैंने उसको पूरे पैसे दे दिए जिससे उसका काम हो जाए। तो उस दौरान हम दोनों के बीच में किसी तरीके का बॉन्ड नहीं बना है। यहाँ मैंने की है शेयरिंग, यानी कि शेयरिंग किस तरीके की? कंप्लीट शेयरिंग ऑफ रुपीज़। तो यहाँ वही बता रही हूँ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड, जिसको आपने कहा है आयनिक बॉन्ड। चलो, दूसरा बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या इन्वॉल्व करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम। ये क्या कहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, ये भी ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये अपने ना तो सारे इलेक्ट्रॉन देता है, ना ही एक एक करके इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को जब शेयर करेगा तो ये शेयर करेगा पेयर्स में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हर बार अपने शेयर करेगा। उस दौरान जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी मैं जैसे आपसे कहती हूँ कि ये 2 मॉलिक्यूल हैं, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाना है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने कहा जब मैं इन दोनों के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगी तब जाके यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेगा ये, और ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक इसका है एक इसका है, मीन्स पेयर शेयर किया है इन्होंने अपना। बात समझ में आई? दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई एक है एक्स, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको बॉन्डिंग बनानी है वाई के साथ, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में पेयरिंग कब होगी? जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे पेयर्ड फॉर्म में।
कर दिए तो आपने कहा x और y के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ये किस तरीके का बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ तक बात समझ में आई। सो ये आपका एक जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी केमिकल बॉन्डिंग को लेके। हमने क्या डिस्कस किया, इसमें बहुत ज़्यादा हमने वास्ट डिस्कशंस नहीं किए हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है, मास नंबर कहाँ लिखा जाता है, आप उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कैसा पता करते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स वहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप क्या कर देंगे, Z माइनस ए, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये सोडियम है, अब आपको पता है कि सोडियम का 11 और यहाँ आपको पता है 23, तो मैंने यहाँ पर कहा कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उतने ही इसके पास यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन्स भी हैं, है ना। लेकिन आपको निकालने यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन्स पूछ रही हूँ मैं अगर आपसे, तो आप कहेंगे 23 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 12। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे सोडियम के पास, 12। तो इस तरीके से ये बेसिक नॉलेज आपको याद रखनी है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने 2 टाइप के बॉन्ड्स पढ़े हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ फर्दर डिस्कशंस करेंगे, कॉसल लॉ थ्योरी के रिगार्डिंग, डॉट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, लुईस स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि अब हमने शुरू कर दी है केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से, पहले आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।